जयपुर में स्टोन हो या फिर ज्वेलरी, उसकी पूरी मंडी सजी हुई है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ अलग अलग तरह के नायाब स्टोन्स, ज्वेलरी, उनको भी यहाँ शोकेस किया जा रहा है। एक यहाँ पर राम दरबार सजाया गया है, जिसके अंदर श्री राम के जन्म से लेकर के उनके जो भी वनवास और जो सारी क्रियाकलाप थे, उनको इसमें चित्रण किया गया है। क्या कुछ खास है इसके अंदर, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या आपने इसमें ज्वेलरी में श्री राम का चित्रण किया है? ये नेकलेस श्री राम के, रामायण जी का जो उनका पूरा चरित्र था वो इसमें दर्शाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री राम जी का जन्म, उसके बाद श्री राम जी का गुरुकुल में जो उन्होंने शिक्षा ली थी वो इसमें दर्शाया हुआ है। उसके बाद श्री राम जी का स्वयंवर श्री सीता माता से करा हुआ है। और उसके बाद इस पीस में श्री राम जी का वनवास दिखाया गया है। इस पीस में श्री राम जी का केवट से श्री राम जी का मिलन दिखाया हुआ है। और इस पीस में जटायु और श्री राम जी का मिलन दिखाया हुआ है। और ये पुष्पक विमान में श्रीलंका से वापस आते हुए श्री राम जी का चित्रण दिखाया हुआ है। और ये श्री राम पट्टाभिषेकम है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा शेप, नेकलेस का शेप पूरा धनुष में दिखाया हुआ है, जो श्री राम जी का धनुष है। सेंटर में श्री राम दरबार दिखेंगे आपको, ऊपर श्री गणेश जी दिखेंगे। और जो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नेकलेस में ये श्री राम सेतु है। श्री राम जी और श्री राम जी की वानर सेना पूरा श्रीलंका पे जाते हुए दिखाया हुआ है इसमें। और आप यहाँ देखेंगे तो श्री राम जी रामेश्वरम भगवान को यहाँ पे पूज रहे हैं। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे श्री हनुमान जी श्री सीता जी के साथ अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर के और भारत में जो तमाम कंपनियां हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा देने के लिए अब तमाम फिनटेक कंपनियां जो हैं अपना काम कर रही हैं और भारत में ही उनका डेटा सेव रखा जाता है। सर, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। वो पॉइंट आप हमें दिखाइए इस प्रेजेंटेशन के जरिए, जिसमें आप वो जो सेवाएं देंगे खासतौर पर, और जिस तरह से आप कंट्रोल देंगे वो किस तरह से देंगे। यहाँ पे आप देखिए। सो एक कॉर्पोरेट के अंदर ये कंट्रोल लेयर जो मैं बोल रहा हूँ कि नॉन पीओ, नॉन वेंडर पेमेंट्स, वो एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा सेगमेंट है। 35% ऑफ टोटल स्पेंडिंग वो सेगमेंट है जो आज की डेट में अनटच्ड है। और वहाँ पे बहुत सारे लीकेजेस हैं। ये कंट्रोल लेयर है। ये कंट्रोल लेयर है जहाँ पे आप रियल टाइम पॉलिसीज, कंप्लायंस, आपके बजट्स, अप्रूवल, ऑडिट, सारा सब कुछ आप करेंगे। एक एक रुपए का हिसाब रखेंगे और वो भी रियल टाइम। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब बिल आ रहा है। आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है कि उसके बाद पेबल लेयर्स है कि आप पे आउट्स कर रहे हैं, बिल पेमेंट्स, रेंटल, एएमसी, फ्लीट ऑपरेशंस, एंड देन स्पेंड लेयर जो कहीं भी नहीं होती है। वो हमारे साथ वो भी है कि आप कार्ड, यूपीआई, ब्रांच के एक्सपेंसेस, रिम्बर्समेंट्स, स्टाफ, सारी चीजें आप एक साथ करेंगे। चीजें हम लोग प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं। एक और कंपनी को कुछ नहीं करना है। कंपनी को कुछ नहीं करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वो अपना सारा एक एक पैसा, वहाँ पे विजिबिलिटी भी आएगी और प्लस कंट्रोल भी आएगा। तमाम आईआईटीएंस जो कि अब निकल करके अलग अलग फिनटेक तरह के सॉफ्टवेयर्स तैयार कर रहे हैं और भारत में ही सर्वर रख रहे हैं, भारत में ही डेटा रख रहे हैं, ताकि डेटा ब्रीच ना हो और भारत की कंपनियां ग्रोथ हासिल करें और जीडीपी में योगदान दें। उसी का एक उदाहरण इसे समझा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयनीत के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। संसद के दोनों ही सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से जी राम जी बिल पास हो गया है। जब बिल पर चर्चा चल रही थी, उस दरमियान विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया था लोकसभा में। और यहां तक की नौबत आ गई कि कुछ सांसद आसन के सामने लगे टेबल पर भी चढ़ गए, जिसका मामला विशेषाधिकार समिति तक पहुंच गया है। तो अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में आधी रात को यह बिल पास हुआ। जब यह बिल पास हो रहा था तो उस वक्त भी विपक्ष के सांसदों ने जबरदस्त विरोध किया और हंगामा किया, लेकिन शोर शराबे के बीच बिल पास हो गया। उस समय से लेकर और शुक्रवार के दोपहर 12 बजे तक टीएमसी के सांसदों ने पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार पर, यानी जो नए भवन का मकर द्वार है, उसके सामने धरना दिया। 12 घंटे तक इस कड़ाके की सर्दी में वो धरने पर बैठे रहे और इस दरमियान वो क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले बांग्ला गीत को लगातार गाते रहे। बाद में यानी सुबह होने पर विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी उनका समर्थन किया और उनके साथ खड़े हुए।
टीएमसी के सांसदों के साथ साथ विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर जबरदस्ती मोदी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम को हटाने के लिए इस बिल को पास किया है। उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। संसद के बाद अब वो लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ओला उबर के टैक्सी के अपने मनमाने तरीके से चलाने को लेकर के जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी, उसको लेकर के अब केंद्रीय मंत्रालय ने अब बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो है भारत टैक्सी ऐप। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय अब इस टैक्सी ऐप को आने वाले समय में कोऑपरेटिव तरीके से इसको चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। 1 तारीख से पूरे भारत में इसको चलाया जाएगा। ये भारत टैक्सी का ऐप जो है मैंने डाउनलोड किया है। ये भारत टैक्सी का ऐप है। इसको ऐप को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आप देखिए कहाँ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान लीजिए मुझे इंडिया गेट जाना है, तो इंडिया गेट पे हमने क्लिक किया, कंफर्म लोकेशन दे दी और उसके बाद देखिए प्राइस आ गया। अब ये आया एसी का 130 रुपया, ऑटो का 91 रुपया और नॉन एसी का 118 रुपये। अब मान लेते हैं नॉन एसी का, क्योंकि ठंड चल रही है इसलिए हमें नॉन एसी चाहिए। तो नॉन एसी का देखिए पूरा ब्रेकअप आ गया है, ये पूरा ब्रेकअप है और हमने गॉट इट कर लिया और अब बुक राइड कर रहे हैं। तो बुक राइड करते समय देखिए ये बुक हो गई, ये राइड बुक हो गई और दीपक कुमार नाम का कोई शख्स है जो कि हमें टैक्सी पे 118 रुपये में हमें ये लेके जाएगा इंडिया गेट तक। अब हम इस ट्रिप को कैंसिल करते हैं और आपको दिखाते हैं ओला उबर अगर हम करते तो क्या सिचुएशन होती। मान लेते हैं ओला उबर कि हम टैक्सी बुक कर रहे हैं, 118 रुपये था नॉन एसी का। अब हम ओला उबर का कर लेते हैं, उबर का करते हैं। ओला उबर का हमने इंडिया गेट पर डाला, क्लिक किया। आप देखिए इंडिया गेट तक जाने के लिए उबर कितना प्राइस मांग रहा है, ये आप देखिए। एफोर्डेबल सेडान नॉन एसी 174 रुपये मांग रहा है ये हमसे। और कोई ऑप्शन है 163 रुपये, उबर गो 163 रुपये, 174 रुपये। तो ये ऑटो का 89 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किराया ज़्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन। सरकार बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसको एक नया रूप देने जा रही है। इसमें सबका बीमा सबकी रक्षा 2025 संशोधन बिल जो है वो लेकर के आया गया है और इस बिल में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है, जो कि 74% एफडीआई इस पे लगा करती थी। यानी कि आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा का दौर होगा बीमा सेक्टर में और कहीं ना कहीं आम आदमी को इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। आपको बताएं कि जीवन बीमा निगम जो है अभी तक की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती रही है, लेकिन ऐसे में तमाम और प्लेयर्स जो है वो भारतीय बाजार में पहुंचेंगे और बीमा सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। वजह ये भी कि ज़्यादातर लोगों का बीमा हो और लोग जो हैं इस सुविधा से ज़्यादा जुड़े। सरकार का ध्येय यही है और इसमें इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो एक बड़ा प्लेयर बन करके बड़े प्रतिस्पर्धा के तौर पर नए ऑप्शन लेकर के आए और इससे आम जनता का सीधे तौर पर फ़ायदा हो। अभी जैसे मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा जीवन बीमा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। जीवन बीमा आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। इसका ध्येय जो है दरअसल यही है और इसी वजह से सरकार इसमें सबका बीमा सबकी रक्षा के नाम से नया संशोधन साफ तौर पे करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आबिर हुसैन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सरकार जहां मनरेगा का नाम चेंज कर रही है और मनरेगा के नाम पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ, क्योंकि उसका नाम अब भारत सरकार चेंज करने जा रही। लेकिन इस समय हम मोरी ब्लॉक में है और मोरी ब्लॉक देख सकते हैं आप, ये मोरी ब्लॉक मुख्यालय है और यहाँ पर भी एक मनरेगा के नाम पर एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। गड़बड़ झाला ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनके नाम पर मनरेगा का पैसा जो है उनके खातों में जा रहा है और
दो नहीं तीन तीन किस्तें उनके खातों में गई है 2025 में, और 56 उनका जो है 56 उनका जॉब कार्ड नंबर है, और 56 जॉब कार्ड नंबर पर जो है कई किस्तें जो है ब्लॉक के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उनके साइन के बिना ही उनके खाते में डाल दिए। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये पैसे उनके खाते में गए हैं। और ब्लॉक कार्यालय में हम आए हैं तो अभी कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कुछ भी जवाब देने को यहाँ पर सभी लोग इनकार कर रहे हैं, और इस मामले पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो एक बड़ा मामला है जो मोरी ब्लॉक में आया है, और विधायक के खाते में जो पैसे गए हैं वो किस हिसाब से गए हैं, क्या विधायक मजदूरी करते हैं, उनका जो साइनिंग अथॉरिटी वो किसने की है, तो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ झाला है जो मोरी तहसील में सामने आया है। जगमोहन सिंह चौहान, उत्तरकाशी। मुंबई से सटे भाईंदर के एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में अचानक से एक तेंदुआ घुस आया है। उसके बाद से ही यहाँ पर लोगों में डर का माहौल है। आप देख सकते हैं, ट्रैंक्विलाइज करने के बाद अब इस तेंदुए को बाहर लाया जा चुका है। यानी कि जो डर था कि कहीं एक बार फिर तेंदुआ जो है लोगों पर अटैक ना करे, लेकिन वन विभाग की टीम ने बहुत ही सही ढंग से इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। और आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से इस तेंदुए को अब इस वैन में मौजूद पिंजरे में डाल दिया गया है, और अब इसे यहाँ से सीधे नेशनल पार्क की तरफ ले जाया जाएगा। 8 घंटे से ये तेंदुआ इस कॉम्प्लेक्स में छिपा हुआ था। एक छोटे से कमरे में ये तेंदुआ छिपा हुआ था। लंबे समय से वन विभाग की टीम कोशिश कर रही थी, जो ट्रैंक्विलाइज शॉट गन होता है उससे इस तेंदुए पर उसे शॉट करके उसे बेहोश करने की कोशिश की जा रही थी। और आखिरकार आप देख पाएंगे कि ये देखिए, अब इसे इस वैन में डाल दिया गया है, इस पिंजरे में उसे डाल दिया गया है, और पिंजरा अब बंद किया जा रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद अब इस पर कंट्रोल पाया जा चुका है। काफ़ी एग्रेसिव ये तेंदुआ हो चुका था, और आप देख सकते हैं किस तरह से वन विभाग की टीम ने आखिरकार तेंदुए पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद है, और जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस वक्त का इंतज़ार था, वो हो गया। तेंदुए को आखिरकार यहाँ से रेस्क्यू करके वन विभाग की टीम लेकर जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, भाईंदर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 8 से 14 नवंबर तक बहराइच की पुलिस लाइन में राम कथा का आयोजन किया गया। इस कथा को करने के लिए पुंडरीक महाराज बहराइच पुलिस लाइन में पधारे थे। 7 दिन की कथा के बाद बहराइच के पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस की ओर से पुंडरीक महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या पुलिस कथावाचकों का सम्मान करने के लिए है। इस पूरे मामले के चर्चा में आने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है और बहराइच के एसपी रामनयन सिंह को स्पष्टीकरण के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बहराइच पुलिस अपना स्पष्टीकरण पूरे मामले में रखती है। हालांकि ट्वीट करके बहराइच पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि बहराइच में लगभग 28 पुलिसकर्मियों द्वारा मानसिक अवसाद के कारण बीते साल इस्तीफा दिया गया था। पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद से बचाने के लिए इस तरीके की कथा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब कार्यवाही क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, बहराइच। अगर आप अपना या अपने किसी परिजन का इलाज केडी मेडिकल कॉलेज में कराने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इस खबर को आप गहनता से समझिए। केडी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और उसके 8 डॉक्टर्स और 6 अज्ञात लोगों पर कोर्ट के आदेश पर मानव अंग तस्करी का मामला दर्ज हुआ है। राजस्थान के रहने वाले भीम सिंह ने आरोप लगाया है कि उसके 1.5 साल के मासूम बच्चे की केडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के बहाने किडनी निकाल ली और इस बात का खुलासा जब हुआ कि मासूम बच्चे का
फिर से तबीयत खराब हुई और उसका इलाज कराने के लिए भीम सिंह जयपुर पहुंचा और वहां पर जांच पड़ताल हुई और रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर्स ने उसके पिता को बताया कि आपके मासूम बच्चे की तो किडनी ही गायब है। काम जाने के बाद बच्चा दोबारा पुनः बीमार हो गया था। जो दोबारा उसका अलवर ले जाकर हमें चेकअप कराया था तो वहाँ चेकअप कराया था तो हमें पता लगा कि बच्चे की एक गुर्दा नहीं है, डॉक्टर साहब ने निकाल लिया है। तो फिर हमको विश्वास नहीं था। उसके बाद फिर हम उसको जयपुर जयकलोन हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वहाँ पर फिर दिखाया था तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कि आपके बच्चे का एक गुर्दा नहीं है। तो उसके बाद हम डॉक्टर श्याम भाई शर्मा जी से मिले थे, उनसे कहा कि हमारे बच्चे का एक गुर्दा नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि आपसे जो हो वो करा लीजिए, आपसे जो हो वो करा लीजिए। जो मेरा मालिक है वो बहुत दबंग है और जेन्युइन पार्टी है, या तो आप राजीनामा, उन्होंने हमें राजीनामा के लिए धमकाया था, या तो आप राजीनामा कर लीजिए, नहीं राजीनामा नहीं करें हम आपको उठवा देंगे या फिर मर्डर करा देंगे आपका। अब ये कोर्ट के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। महाठग रविन्द्रनाथ सोनी के मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए खुलासे निकल करके सामने आ रहे हैं। अब पता है चला है कि 2023 में ब्लू चिप कंपनी ने दुबई में एक फुटबॉल इवेंट का आयोजन किया था। इस फुटबॉल इवेंट में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, विवेक ओबराय जैसे सितारे शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि इस इवेंट के बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए पुलिस अब इन सितारों को नोटिस भेज सकती है। दरअसल इससे पहले सोनू सूद और रेसलर खली को नोटिस भेजा गया था, जिसमें सोनू सूद ने नोटिस का जवाब भी भेजा है और उन्होंने कहा है कि ब्लू चिप कंपनी से उनके कोई भी कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। प्रमोशन के सिलसिले में उनसे कॉन्टेक्ट किया गया था और उन्होंने कंपनी का प्रमोशन किया, जिसके एवज में उन्होंने फीस भी ली है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से तमाम अन्य सितारे निकल करके सामने आ रहे हैं, जिनका ब्लू चिप कंपनी से कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है, ब्लू चिप कंपनी द्वारा कराए गए इवेंट में इन सितारों ने शिरकत की है। ऐसे में क्या इन सितारों को भी एसआईटी नोटिस भेजेगी और उनसे उनका पक्ष रखने के लिए कहेगी? वहीं दूसरी तरफ लगातार इस मामले में देश विदेश से तमाम पीड़ित निकल करके सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। अब तक 700 से अधिक पीड़ित सामने आ चुके हैं और ठगी का आंकड़ा 1500 करोड़ से अधिक की रकम को पार कर चुका है। श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। प्रदूषण का असर सिर्फ आपके फेफड़ों तक ही सीमित रहे ये ज़रूरी नहीं। पूरा नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि ब्रेन भी प्रदूषण की मार से परेशान नजर आता है। प्रदूषण का असर सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों में नहीं, बल्कि युवाओं और जो जवान हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें भी नज़र आता है। हमारे से बात करने के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर है, एक दिल्ली के मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्टडी आई है उसके हिसाब से 66 की एज के बाद तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ही, लेकिन 32 जिसे हम पीक एज मानते हैं उस तक भी ब्रेन सेल डेवलप होते हैं और उसके हिसाब से जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स है PM 2.5 PM 10 उसका किस हद तक असर पड़ सकता है? जो ये पॉल्यूशन है एक हद तक ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग के लिए ही सीमित है, ये हमारे सभी जो युवा वर्ग से लेके जितने भी आयु वर्ग हैं उनको काफ़ी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर जो चर्चा होती है वो सिर्फ फेफड़ों और सांस की तकलीफ़ के बारे में ही होती है, लेकिन इसके जो असर हैं वो शरीर के सारे अंग पे पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कंटिन्यूस जो पॉल्यूशन है जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, उसके चलते आपके जो कार्डियक फंक्शन है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उस पर भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये देखा गया है कि उसी पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसे ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है और उसमें तरह तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं। इसी तरह से ब्रेन की भी अपनी एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कि उसके निर्धारित समय में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पाती इस पॉल्यूशन के चलते तो वहाँ पर अलग तरह की समस्याओं को देखा गया है। डॉक्टर शेखर, ये मान के चले कि कोई भी एज ब्रैकेट हो, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों या बुज़ुर्ग हों, सब पर पॉल्यूशन का असर पड़ेगा, न्यूरोलॉजी पर असर पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग सिस्टम पे असर पड़ेगा, काम करने के तरीके पर असर पड़ेगा। जो ब्रेन की ग्रोथ है, पहले ऐसा सोचा जाता था कि वो एक तरीके से ही चलती है, कि वो हमारे जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक एक जैसी चलती है। ऐसा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जितने भी एज ग्रुप हैं हम उनको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम उसकी ग्रोथ को अच्छे से समझ सकें और किस तरह के उसमें विकार आ सकते हैं उसको भी हम डिवाइड कर सकें। तो जितने भी हमारे एज ग्रुप्स हैं वो सारे पॉल्यूशन से अफेक्ट होते हैं। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ राहुल डबास, दिल्ली। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा
एक्सप्रेसवे है और यूपी वो स्टेट भी है जहां पर फॉग का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह है गंगा और यमुना के मैदानी इलाका और साथ में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण। यही वजह है कि अब यूपी सरकार की तरफ से नए नियम लागू करने का आदेश दिया गया है जो फरवरी तक लागू रहेंगे। इसके मुताबिक चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ एक्सप्रेसवे हो या जहां मैं मौजूद हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, इन सभी एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम कर दी गई है। जिस एक्सप्रेसवे में मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां स्पीड लिमिट पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। हमने अभी जो फॉग में जो दिशा निर्देश आया है, मतलब आरटीओ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो उनके हमने स्पीड लिमिट को कम करने के संज्ञान लेते हुए सभी यात्रियों को उसकी अवेयरनेस की जा रही है और वो उसी हिसाब से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम प्रशासन के साथ, हमारे जो आरटीओ मतलब हैं पुलिस यातायात के, उनके साथ भी यात्रियों को उचित अवेयरनेस की मतलब हम लोग सलाह देते हुए निर्देश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो अभी आदेश आया है उसके हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट में जो फैसिलिटीज़ एरिया है, हमारे पास टोटल 8 प्रोजेक्ट फैसिलिटीज़ है, उसमें रेस्ट एरियाज़ हैं। तो जगह जगह पे उनको दोनों डायरेक्शन में टुवर्ड्स नोएडा एंड टुवर्ड्स आगरा, वहाँ पे हम फैसिलिटीज़ में रुकने का अनाउंसमेंट स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। साथ में पेट्रोलिंग टीम द्वारा भी बताया जा रहा है कि आप लोग गाड़ियों में जब डेंस फॉग हो तो आप गाड़ियों को हमारे फैसिलिटीज़ एरिया में रखें और जब आपका फॉग कम हो जाए और मतलब क्लियर हो आपका वेदर, तभी आप निकला जाए। नए नियम पूरी तरीके से लागू किए गए हैं। तो ये इस वक्त हालात है उत्तर प्रदेश के तमाम एक्सप्रेसवे में जहां घना कोहरा है, मिस्ट है, जिसमें आप पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी ऐड कर सकते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली। इसलिए हमेशा गति सीमा के अंदर चलाएं और बहुत ज़्यादा ज़ीरो विजिबिलिटी हो तो साइड में जहां पर पार्किंग है वहां पर रोके या टोल गेट के पास रोके, क्योंकि आपके अपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हालात है इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के। हम मौजूद हैं छजारसी टोल प्लाजा पर और यहाँ आप देखेंगे तो जो कोहरा है उसको ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं उसको लेकर सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे रिफ्लेक्टर यहाँ लगाए गए हैं और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये दूर से ही पता चल जाती है कि किस लाइन में आपको जाना है, ताकि लोग डिवाइडर जो यहाँ बने हुए उनसे आकर ना टकराएं। लगातार घटनाएं जिस तरह से यूपी में हो रही थी, एकाएक एक्सीडेंट देखने को मिल रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। स्पीड लिमिट जारी की गई है। जो हल्के वाहन हैं जब कोहरा पड़ता है उस वक्त उनकी स्पीड लिमिट जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी चाहिए। टोल प्लाजा पर भी अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है जो हल्के वाहन है उनकी स्पीड लिमिट कितनी रहनी चाहिए। इसके अलावा जो भारी वाहन यहां से गुजरने वाले हैं उनकी स्पीड लिमिट कितनी रहनी चाहिए। अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस बात के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं उनके नियर बाय एम्बुलेंस, इसके अलावा क्रेन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, छजारसी टोल प्लाजा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक स्टडी जो है वो DTU यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है। इस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सामने आई हैं। इसमें ये कहा गया है कि सराय काले खां स्थित बानसेरा पार्क जो है यहाँ पर एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बाहर की तुलना में अगर हम अंदर की बात करें तो 20% की कमी आई है। आप देख सकते हैं कि इस समय अगर मैं बात करूँ तो AQI मीटर की रीडिंग में आपको सीवियर कैटेगरी की श्रेणी में इस समय पॉल्यूशन नजर आ रहा होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 के आसपास बना हुआ है। ये पार्क जो है इसको लेकर DTU की तरफ से एक स्टडी की गई है। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर बाहर और अंदर के AQI की बात करें तो लगभग 20% का अंतर जो है वो आपको नजर आएगा। मेरे हाथ में इस समय AQI मीटर है और मैं AQI मीटर से आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि इस समय एयर क्वालिटी यहाँ पर कितना है। लगभग आप देखें अगर ये स्टेबल होता है तो लगभग 450 के आसपास इस समय आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नज़र आएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे लगभग 450-460 के बीच में AQI इस समय आपको नज़र आएगा। और इस समय अगर हम बात करें
तो ये AQI बाहर जब हमने नापा था तो लगभग 480 के आसपास बैठा था, यानी 480 AQI बाहर था, लेकिन अंदर अगर हम बात करें तो आपको लगभग 450 से 460 के बीच में AQI नजर आता है, यानी कि लगभग 20 से 25 पॉइंट जो है AQI यहाँ पर नीचे गिरा है। और इस स्टडी में साफ तौर पर कहा गया है कि ये पूरा जो पार्क की बात करें, इसमें भी जो बांस के पेड़ जहाँ पर हैं वहाँ पर, यानी कि बांस प्रभावी जो पूरा क्षेत्र है उसमें जो है AQI कम देखने को मिला है। जैसा कि लगातार ये कहा गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, बांस जो है वो प्रदूषण को सोखता है, यानी कि प्रदूषण सोखकर उस आसपास की हवा को साफ करता है। तो यही यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट में भी ये बात कही गई थी। और इस समय अगर हम बात करें तो बाहर और अंदर में हमें लगभग 25 से 30% का 30 पॉइंट का अंतर जो है वो यहाँ पर नजर आया है। और आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।